हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे वेक्टर एनालिसिस की शुरुआत। तो आज से हम करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस की शुरुआत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वेक्टर एनालिसिस में क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद वेक्टर्स फिर उसके बाद होते हैं सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर। फिर हम इनके बारे में देखेंगे कि सूडो वेक्टर क्या होते हैं और सूडो स्केलर क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम देखेंगे वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम वेक्टर के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम दो टाइप से देखेंगे। तो एक होती है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एक होती है कंपोनेंट फॉर्म। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि भी हम वेक्टर ऑपरेशंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद वेक्टर से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और क्वाड्रुपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम इन सब के बारे में देखेंगे। ये तो सिर्फ वेक्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आगे इसकी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज़ अ वेक्टर? सो वेक्टर क्या है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल एंटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, एंड डायरेक्शन। वो एंटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। और इसमें हम एक और नई चीज़ ऐड करते हैं। जैसे हम ये तो पहले पढ़ते थे जब हम 10th 12th तक की बात करते थे, लेकिन अब अगर हम मतलब हायर स्टडीज़ कर रहे हैं ना, डीप में आफ्टर एमएससी, तो हम देख रहे हैं कि भी वेक्टर में कुछ और लाइन ऐड होगी जिसको हम क्या बोलेंगे कि भी जो वेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म होता है लाइक अ डिस्प्लेसमेंट। सो वेक्टर क्या है? फिजिकल एंटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दैट ट्रांसफॉर्म्स like displacement under vector transformation। ठीक है, जब हम जैसे डिस्प्लेसमेंट की ट्रांसफॉर्म करते हैं ना वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जब हम डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं ना, उसी तरह से वेक्टर की भी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो हमने इसको ऐसा क्यों बोला कि भी दैट ट्रांसफॉर्म्स लाइक डिस्प्लेसमेंट अंडर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया कि वाई वी यूज डिस्प्लेसमेंट वर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। Why we use displacement word in the definition of vector। ठीक है, अब हमें इसका आंसर करना है कि हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड को यूज़ क्यों किया। कि भी जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट के लायक ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है जब हम वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, वेक्टर्स की बिल्डिंग ब्लॉक होती है। कि डिस्प्लेसमेंट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि भी सारे के सारे जितने भी वेक्टर्स हैं उनको हम किससे, डिस्प्लेसमेंट से डिराइव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको क्या कर सकते हैं हम, इन दी टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी। तो इसी प्रकार हम इसी वे से हम क्या करते हैं कि भी जितने भी वेक्टर्स हैं उनको हम डिस्प्लेसमेंट से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेक्टर्स बिकॉज every vector is formed from displacement
ठीक है। जैसे हमने अभी वेलोसिटी का एग्जांपल लिया था कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt। ठीक है। और दूसरे और फर्दर एग्जांपल अगर हम लें, जैसे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, सो एक्सेलरेशन क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, तो dv बाई dt। और वेलोसिटी को हम फर्दर किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो भी किससे डिराइव हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट से। सो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं वेक्टर्स की। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे करते हैं। तो एक वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है। एरो में भी अगर हम फर्दर बात करें कि भी जो एरो के एरो के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो इसकी जो ये वाली लेंथ है और एक ये एरो हेड। तो ये कौन सा किस चीज़ को डिनोट करता है, क्योंकि एक वेक्टर में क्या दो चीज़ होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो हमने कंप्लीट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया, एरो से। तो देखते हैं हम क्या हो, जो लेंथ है ना एरो की, दिस लेंथ ऑफ द एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। Length of the arrow gives the magnitude of the vector। और जो एरो हेड है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन, एंड एरो हेड shows the direction of the vector, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है। इसके बाद एक और चीज की, हम ना वेक्टर को स्लाइड कर सकते हैं। एक बात को माइंड में रख के कि जो उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ये क्या बोलते हैं कि वी कैन स्लाइड अ वेक्टर, keeping in mind that its magnitude and direction, remains same। लाइक अगर कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी लेंथ ऑफ एरो से, और जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन से। हमने इस वे से रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब क्या है कि भी हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड का मीन्स क्या है, इसको हम इस साइड भी ले जा सकते हैं, इस साइड भी ले जा सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ले जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, इस एरो हेड की डायरेक्शन ऐसे ही रहनी चाहिए और इसकी लेंथ क्या रहनी चाहिए, इतनी रहनी चाहिए। लाइक इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसको ऐसे क्या करवा दिया, स्लाइड करवा दिया, तो ये कुछ डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। डायरेक्शन इसकी क्या है, यही है। ठीक है। इसको हम नीचे भी ले जा सकते हैं, इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं, यानी कि स्लाइड करवा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो लेंथ है और जो एरो हेड है, यानी कि उसकी डायरेक्शन है, वो दोनों क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है। और इसी से हम क्या स्लाइड करवा सकते हो, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर के पास क्या नहीं होती, एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती। इफ वेक्टर डजंट हैव लोकेशन। ठीक है। और एक हमें एक और प्रॉपर्टी देखनी है वेक्टर के बारे में कि जो वेक्टर है
वो एक टेंसर क्वांटिटी है जिसकी रैंक क्या होती है 1. सो इट्स अ टेंसर ऑफ रैंक 1. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि भी इसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं. एक वेक्टर के अंदर नॉर्मली कितने कंपोनेंट होते हैं. तो सबसे पहले अगर हम जनरल देखें कि कोई भी एक टेंसर क्वांटिटी है तो उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं. तो उसका फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास n रैंक टेंसर है, इन ए n रैंक टेंसर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इक्वल्स टू 3⁻n. ठीक है. तो अभी जो एक वेक्टर है, वेक्टर की रैंक कितनी है 1. तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे 3⁻1 दैट इज 3. अगर हम जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. 3 डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं ना. कौन सी लाइक एक्स. अगर हम 3D में बात करें तो हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में, वाई में और जेड डायरेक्शन में. और यूनिट वेक्टर जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से. जो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप से, और जेड डायरेक्शन में जैसे के कैप से. लाइक जैसे हमने कोई एक वेक्टर ले लिया. ठीक है. तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ए वेक्टर है, वो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. ठीक है. तो हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई, जे और के टर्म्स में. तो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट को डिनोट करता है. ये तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया, वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया और वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया. अब हम देखते हैं कि हमने बोला था स्केलर्स भी होते हैं. तो स्केलर्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम स्केलर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है स्केलर्स. स्केलर्स क्या होते हैं, वो फिजिकल एंटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो मैग्नीट्यूड. और वेक्टर्स के पास क्या थे, दोनों थी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. तो स्केलर्स क्या होते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. एंटिटी दैट हैव फिजिकल एंटिटी दैट हैव magnitude only. लाइक हमने पहले बात की थी डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अगर हम डिस्टेंस की बात कर लें तो डिस्टेंस क्या होगी, जिसका सिर्फ क्या होता है एक मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है. तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. या फिर हम मास कर लें, डेंसिटी, वॉल्यूम, चार्ज, टेम्परेचर, ये सारे क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है. एग्जांपल की अगर हम देखें तो एग्जांपल में क्या होगा, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, इन सब की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू पता होती है कि भी इतना मास होता है, इसका इतना वॉल्यूम है. सो हमें इनकी डायरेक्शन नहीं पता होती. तो ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटीज होती है. ठीक है. और वेक्टर की हमने देखी थी कि वेक्टर्स में क्या क्या थे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा. दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या देख लिया, वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में देखा है. तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें देखेंगे कि भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ठीक है. और फर्दर हम वेक्टर एनालिसिस को देखेंगे कि जो हमने सूडो वेक्टर वगैरह देखे थे वो क्या होते हैं, सूडो वेक्टर, सूडो स्केलर, उनकी डेफिनेशन. सो आई होप आपको वेक्टर्स और स्केलर्स अच्छे से समझ आए होंगे. अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.